डियर स्टूडेंट, बीपीएससी 71वीं की परीक्षा की तैयारी उम्मीद करते हैं आप लोग जोर शोर से कर रहे होंगे। 10 सितंबर को आप लोग का परीक्षा का डेट है। ये मैं बार बार इसलिए बता देता हूँ क्योंकि टाइम आपको बता रहे हैं। और हमने क्या किया, इसका एक सीजन सेशन भी चालू किया, क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम क्या करते हैं, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके लिए लाते हैं। और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके बीपीएससी के एग्जाम के ही पूछे हुए, या यूपीपीएससी के, या आईएएस के, या ऐसे क्वेश्चंस जो शायद आने की संभावना है, किसी एग्जाम में नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन से ड्राफ्टिंग करते हैं। पिछले 12-14 साल का एक ढंग का एक्सपीरियंस आईएएस के फील्ड में है, तो उसी हिसाब से हमें लगता है कि बीपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सकता है, वो हम उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है इसका, ये क्या है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है। तो आप देखिए किसकी संख्या है, तो न्यायाधीश की। ठीक है, कौन करेगा, तो निर्धारण। तो जब भी आप न्यायाधीश समझते होइएगा, समझते तो हमारे ब्रेन में सबसे पहले क्या आता है, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ये ताकत है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी होगी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, में से कौन कौन सम्मिलित होते हैं। आप समझिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होना है, देश की सबसे बड़ी कुर्सी का, तो इसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होते हैं, दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के, प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है ना, दूसरा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो क्या होगा, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। इसका आंसर होगा डी। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। मतलब एक ऐसा अधिकारी है जो भारत सरकार का है लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। तो एक लाइन और आगे बढ़ा के बोले कि संसद की कार्यवाही में तो भाग लेता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वो कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। देखिए येलो बुक वो किसका है, फ्रांस का। इटली का होता है ग्रीन बुक, ग्रीन का होता है व्हाइट पेपर। भारत का भी क्या है आपके पास, भारत का भी आपके पास व्हाइट पेपर है। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 352, ठीक ना, इसके तहत ही होता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तो कब कर सकते हैं, हथियारबंद विद्रोह होने के आधार पर कर सकते हैं, बाह्य आक्रमण के आधार पर कर सकते हैं, युद्ध के आधार पर कर सकते हैं। इसका मतलब है डी आंसर। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो वो हमने क्या था, क्या 61वें संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने ऐसा किया था। ठीक है ना, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तभी थोड़ा देर पहले ही बताया था, वो किस अनुच्छेद से करते हैं, आर्टिकल 352 से। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, धन विधेयक। तो धन विधेयक कहां पेश होता है, केवल और केवल लोकसभा में। तो राज्यसभा क्या कर सकती है, अधिकतम 14 दिन तक के लिए रोक सकती है, उसमें वो संशोधित भी नहीं कर सकती और संशोधन स्वीकार भी नहीं है। ठीक है ना, तो कहां होता है, केवल और केवल लोकसभा में। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। तो चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, दोनों के न्यायाधीश क्या करेंगे, किसके नाम से करेंगे, त्यागपत्र राष्ट्रपति के नाम से। सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल एक
संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक नहीं है, संविधान का अंतिम विवेचक जरूर है, सिविल न्यायालय है ये नहीं है, मतलब ये आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, ठीक है, और तीसरा होता है आपका क्या? शीतकालीन सत्र। तीसरा क्या है आपके पास? शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र होते हैं, ठीक है ना। संसद के संयुक्त सत्र, ये आप याद रखिएगा कि अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त सत्र मतलब क्या? यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलते हों। तो कब मिलते हों? जब किसी विधेयक को जो है लोकसभा पारित कर दे और राज्यसभा रोक दे, और वह विधेयक सार्वजनिक हित के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा, इसका मतलब ये होता है कि सरकार, चूंकि लोकसभा में क्या होता है, इनका बहुमत होता है, राज्यसभा में सरकार के पास अपना बहुमत नहीं होता है, और सरकार को लगता है कि ये बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल है, इसके लाना अति आवश्यक है, तो क्या करती है वो? ज्वाइंट सेशन बुला सकती है। और ऐसा अभी तक कितने बार हुआ है? केवल 3 बार, ठीक ना। और इसकी संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो भी होंगे, ठीक है ना। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो ये देखिए, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो उस राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? नेशनल सिक्योरिटी कमिटी। ये क्या करती है? एडवाइस करती है कि क्या करे क्या ना करे। तो किसको करती है एडवाइस? उसके अध्यक्ष को। अध्यक्ष कौन है भाई? तो भारत के प्रधानमंत्री। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसके बाद तीसरा नंबर किनका होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का। और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी अगर नहीं हो तो जो उस समय के जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे? भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? ठीक ना। तो देखिए, 2 सत्रों के बीच 6 महीने का गैप होता है, तो आप न्यूनतम 2 सत्र तो आप बुला ही सकते हैं, ठीक ना। और अधिकतम तो आप कितना भी बुला सकते हैं, ठीक ना। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होता है? तभी बताया हमने कितने का? 6 महीने का। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है क्या? हथियारबंद, बाह्य आक्रमण, युद्ध, तो ये चारों। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं, जो देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहे जाते हैं। और प्रधानमंत्री किसके प्रति जिम्मेवार होते हैं? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के न्यूनतम आयु सीमा क्या है? देखिए, अगर आपको वोट करना है तो आप 21 साल में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? 25 साल। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है, ठीक। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन नहीं करता? भारत का राष्ट्रपति नहीं करता। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तभी बताए थे क्या? उपराष्ट्रपति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति होते हैं? तो केवल और केवल लोकसभा के प्रति।
क्योंकि अगर लोकसभा से में इनके खिलाफ अगर अविश्वास मत प्रस्ताव पारित हो जाए तो सबको क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि क्षमादान करे, वो बिल्कुल कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये इनके बस की बात नहीं है, इनके लिए आता है रिमूव फ्रॉम द पोस्ट। कई बार लिख दिया जाता है महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट, लेकिन अगर आप इंग्लिश बुक अगर आप पढ़िएगा ना तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इम्पीचमेंट इज ओनली एंड ओनली फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब महाभियोग केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के लिए आ सकता है। लेकिन कई जगह हमने हिंदी लिखा है कि अब इनके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा इस न्यायाधीश के खिलाफ। तो न्यायाधीश के खिलाफ जो महाभियोग का जो सही इंग्लिश है वो होता है इम्पीचमेंट, और वो किसी भी राष्ट्रपति के अलावा किसी पे नहीं आ सकता। तो इनके ऊपर क्या आता है, रिमूव फ्रॉम द पोस्ट, ये आप याद रखिएगा। वो भले आप हिंदी न्यूज़पेपर में पढ़ लेते होंगे इम्पीचमेंट महाभियोग, ऐसा ये वर्ड टेक्निकली गलत है। आपातकाल की घोषणा करते अध्यादेश जारी करते ही हैं। किस स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता हो, जब धन विधेयक अस्वीकृत हो, ये हो ही नहीं सकता। जब एक समान विधेयक अटका और गतिरोध हो, बस ये वाला लाइन सही है। जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करना चाहे तो इसके लिए संयुक्त बैठक की जरूरत भी नहीं है, ठीक ना। और जब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे तो केवल एक ही आंसर सही है, क्या, कि जब धन विधेयक अस्वीकृत हो तो गलत हो सकता है, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में पारित हो ही जाता है, राज्यसभा कुछ कर नहीं सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केवल और केवल बी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची सांसदों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराती है, तो कैसी है आपकी 10वीं अनुसूची। इसके लिए क्या है कि अगर कोई पार्टी है मान लीजिए, तो उसका 2/3 सदस्य उस पार्टी से हट के अगर किसी दूसरे पार्टी में जाएगा तो उसको दल बदल नहीं लगेगा। अगर उससे कम है तो उस पर क्या लग जाएगा, आपका दल बदल कानून लागू हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये दल बदल अगर साबित हो गया तो उस सारे व्यक्ति को फिर से क्या लड़ना पड़ जाता है, चुनाव। तो ये आपको समझना पड़ेगा। संसद की कौन सी समिति भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG रिपोर्ट की समीक्षा करती है, तो कौन सा है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। इसमें CAG अपनी रिपोर्ट करते हैं। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, हमेशा विपक्ष का कोई नेता होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये तो भाई सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, ये भी सही है। यह अनुच्छेद 110 में प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये 110 में नहीं है, ये 117 में है, 17(1) में है। तो ये पहला भी सही है, ठीक ना। राज्यसभा किसी धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, गलत है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक वापस नहीं भेज सकते, ये भी सही है। अनुच्छेद 110 में परिभाषित है, 117 में ये धन विधेयक, सॉरी 117(1) में वित्त विधेयक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आपका बी होगा, केवल और केवल। भारतीय संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है, तो अनुच्छेद कौन सा है आपका, 368। तो ये आपके 30 क्वेश्चंस थे जो BPSC में आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस, कुछ हाल फिलहाल है, कुछ पहले है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसके और अपर लेवल का क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे और ठीक से इसको समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।